क्लास 9 साइंस का अध्याय 4 है परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के हम लोग पाठ के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, तो पहले पृष्ठ का जो प्रश्न है कैनाल किरणें क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए गोल्डस्टीन ने 1886 में एक विकिरित किरण की खोज की जिसे कैनाल रे कहा जाता है जो धनावेशित किरणें थी। तो इसका आंसर कैसे करना है आपको अच्छे से, तो हम इसका आंसर ऐसे करेंगे, एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें कैनाल किरणें कहलाती हैं। इनकी खोज जो है सन 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए दूसरा क्या प्रश्न है, यदि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। तो परमाणु जो है वो विद्युतीय उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण। ये समान सी बातें हैं, तो ये होगा कि नहीं ये हमें बताना है। तो आइए इसका हम आंसर करते हैं। तो सामान्य तौर पर कोई भी परमाणु विद्युत उदासीन ही होता है, तो हमें इसका आंसर ऐसे करना है, कोई आवेश नहीं होगा। क्या कारण है? क्योंकि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो विद्यमान होने से परमाणु उदासीन हो जाएगा। ये समाप्त हुआ पृष्ठ 1 का प्रश्न। इसके बाद अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है, परमाणु उदासीन है, इन तथ्यों को थॉमसन ने मॉडल के अनुसार स्पष्ट कीजिए। कैसे उदासीन होता है? तो थॉमसन के मॉडल से हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल उन्होंने प्रस्तावित किया था। परमाणु धन आवेशित गोले का ये बना होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं और ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है समान होने के कारण ये विद्युतीय उदासीन गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यही इनका हो गया। तो कैसे आपको लिखना है अच्छे से, तो हमें इसका आंसर ऐसे करना है, थॉमसन के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन धन आवेशित परमाणु के गोले में धंसे होते हैं। ऋणात्मक जो है वो इलेक्ट्रॉन गुण प्रदर्शित करता है और धनात्मक जो है वो प्रोटॉन गुण प्रदर्शित करता है। आवेश परिमाण में समान होने के कारण परमाणु विद्युतीय उदासीन गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। समझ में आ गया। प्रोटॉन को धन और इलेक्ट्रॉन को ऋण, ये दोनों क्या होते हैं? परिमाण में समान होने के कारण ये उदासीन होते थे। ये इसका कारण यही हो गया थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार। इसके बाद दूसरा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित आवेश विशिष्ट होते हैं, अर्थात नाभिक में प्रोटॉन धनात्मक आवेश कण विद्यमान होते हैं। क्या है? प्रोटॉन मुख्य रूप से। ये पूरा आपको आंसर करना है, ठीक है। आइए इसके बाद देखिए तीसरा, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का हमें डायग्राम बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है बोर का परमाणु मॉडल, 3 कक्षा हमें लेना है। तो ऐसे हम बनाएंगे। तो बीच में क्या है? परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे धन और न्यूट्रॉन पर आवेशहीन, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं इन कक्षाओं में। तो ये नाभिक हो गया। और ये पहला जो कक्षा है L, संख्या N है। N संख्या जो है वो N है, यानी पहली कक्षा है ये। तो इसका जो सूत्र होता है हम पहले ये लिखना है, हर कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण 2n²। तो K कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण 2 × 1, पहले कक्षा है स्क्वायर तो हो गया 2। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L 2 × दूसरी कक्षा है तो 2, इसका स्क्वायर तो 8 हो गया। दूसरी कक्षा में 8 आ जाएंगे L में, और तीसरी में इस तरीके से 18 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया परमाणु मॉडल बोर का 3 कक्षाओं वाली। तो समझ में आ गया आपको, यही मत बनाना है आपको अच्छे से। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु के पन्नी से संभव होगा? तो गोल्ड के अतिरिक्त दूसरी धातु के पन्नी पे ये अल्फा कण प्रकीर्णन क्या हो सकता है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, तो दूसरी रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया था तो दूसरी पन्नी को नहीं चुना था, ये सोने की पन्नी को चुना था, क्योंकि ये काफ़ी पतले होते हैं। ये दूसरी पन्नी पे ये नहीं हो सकता। ये सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है, यानी काफ़ी पतली होती है, और दूसरी ज़्यादा परमाणुओं के बराबर मोटी हो जाएंगी। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है? तो सोने की पन्नी के ज़्यादा पतली होने के कारण इसे दूसरे अन्य पे नहीं बनाया जा सकता। अंदर ने आपको लिखना है नहीं, क्योंकि सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, ठीक है। दूसरा कोई धातु इतनी पतली पन्नी नहीं बनाता, यानी दूसरा कोई धातु होता तो 1000 के बराबर नहीं होता, वो ज़्यादा के बराबर होता, ठीक है, नहीं बनाता। अतः सोने की पतली पन्नी ही चुना, यानी अगाध वर्ध्यता उसमें पाई जाती है, काफ़ी पतली पन्नी बनाई जा सकती है। तो इसका कारण यही रहा, दूसरी नहीं बनाई जा सकती। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम हमें लिखना है। काफ़ी आसान सवाल है ये।
तो 3 कण होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं, इस पे ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन इस पे धन आवेश होता है, ये केंद्र में होता है नाभिक में, और ये भी नाभिक में होता है। न्यूट्रॉन इस पे कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, तो इसकी न्यूट्रॉन कितने होंगे? यदि आपको ध्यान देना है, परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, प्रोटॉन दिया गया है और न्यूट्रॉन पूछा जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले दिए गए मान को हम नोट डाउन करेंगे। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट दिया गया था। हम सभी जानते हैं परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या तो दी गई है 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो परमाणु द्रव्यमान देखिए कितना है, 4 यूनिट, तो हम 4 लिखेंगे इसके स्थान पे। न्यूट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, इसको छोड़ देंगे, और प्रोटॉनों की संख्या दी गई है 2। ये वाला हम इस तरफ लाएंगे तो ये वाला 2 उस तरफ चला जाएगा, तो प्लस में 2 माइनस में आ जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या 4 - 2 × 2 हो जाएगा। इसलिए हीलियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ये समझ में आ गया आपको? काफ़ी आसान है ये। इसके बाद अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण हमें लिखना है। तो ऐसे करेंगे, देखिए कार्बन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक 6 होता है। तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में एल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 हो गया। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा सोडियम के लिए परमाणु क्रमांक 11, पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी में 1। ये पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर किसी परमाणु का के और एल कोष भरा है तो उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दोनों भर गए हैं, तो दोनों मिलकर के और एल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या के आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए हमें क्लोरीन का निकालना है, उसके बाद सल्फ़र की और उसके बाद मैग्नीशियम की। क्या निकालना है? बैलेंसी यानी संयोजकता निकालना है। आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ध्यान से, सबसे पहले हम क्लोरीन की निकालेंगे। इसकी परमाणु क्रमांक कितना है? 17 है। परमाणु क्रमांक से हम निकालेंगे। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के में। दूसरे में कितने लिखे? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10 हो गए, और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूरा करना है, यानी आखिरी सेल में 8 होना चाहिए। अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो अष्टक पूरा हो जाएगा। इसीलिए संयोजकता कितनी हो गई? संयोजकता हो गई 1, क्योंकि 1 की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने में। तो क्लोरीन की संयोजकता हो गई 1। इसके बाद सल्फ़र का देखिए, सल्फ़र का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। ठीक है, 8 और 2 10, और कितना लिखें हम यहाँ पे? और यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, 16 हो गया। तो अष्टक पूरा करने कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 8 होने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसकी संयोजकता हो गई कितनी? संयोजकता हो गई कितनी? 2 हो गई। किसकी? सल्फ़र की। वही मैग्नीशियम के निकालें तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 2 होगा। 8 और 10 2 12। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? तो इसकी संयोजकता हो गई 2। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे इसका अष्टक पूरा हो चुका है, तो ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये किसी से 8, ये किसी से 4 नहीं लेगा। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की हानि होगी। ये क्या करेगा? 2 किसी को दे देगा। तो ये जो आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी। इसके बाद अगले पृष्ठ का प्रश्न देखिए, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तब पहला प्रश्न परमाणु की संख्या ज्ञात करें। परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। तो परमाणु क्रमांक क्या होती है? किसी तत्व की प्रोटॉनों की संख्या तो होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या दी गई है 8, इसका मतलब परमाणु क्रमांक भी 8 है। परमाणु का क्या आवेश है? तो हमेशा परमाणु का आवेश क्या होता है? वो तो हमेशा आपको याद रखना है, किसी भी परमाणु का आवेश वो आवेशहीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। 8 - 8 = 0, तो ये उदासीन हो जाएगा। तो कैसे करना है हमें इसका आंसर? तो हम ऐसे लिखेंगे, दिया गया है इलेक्ट्रॉन 8, प्रोटॉन 8। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या होती है। तो पहले में परमाणु की संख्या हो गई 8 और दूसरे में परमाणु का आवेश इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन। ठीक है, तो 8 - 8 × 0, अतः परमाणु का कोई आवेश नहीं होगा, वो उदासीन होगा। तो दोनों का आंसर समझ में आ गया। दूसरा देखिए क्या है, सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है और ये सल्फ़र है। तो द्रव्यमान संख्या कैसे निकाली जाती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे समझिए, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? इसकी है 8, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है?
न्यूट्रॉनों की संख्या 8, तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या 16 हो गई। तो पहले आपको ये बात लिखना है, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अतः पहला ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या ऑक्सीजन की हमने अभी देखा, देखिए फिर से देखते हैं। प्रोटॉनों की संख्या ये रहा ऑक्सीजन 8 और ये न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 8 + 8 हो गए 16। अब इसके बाद सल्फ़र का भी देख लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए सल्फ़र का कितना है, तो ये रहा सल्फ़र, तो देखिए ये 16 और ये 16, तो कितने हो गए, तो सल्फ़र का हो गया 32 हो गया। इसके बाद अगला देखिए HDOT, प्रत्येक पे पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों के सारणीबद्ध कीजिए। तो HDOT क्या है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है और इसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में कितने पाए जाते हैं, उसको हमें सारणीबद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये बात लिखना है HDOT हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहाँ पे सबके बारे में दिया गया है। H का मतलब क्या है, D का मतलब और T का मतलब क्या है, यानी तीनों समस्थानिक का नाम है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या यानी भार और द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान वो सारा यहाँ पे दिया गया है, तो आप वहीं से आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा देखेंगे, समस्थानिक और संभारिक में के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समस्थानिक। देखिए समस्थानिक का और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वे तो जिसकी परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या भिन्न है। ठीक है, समस्थानिक हो गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कार्बन के समस्थानिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऊपर वाला क्या है, परमाणु भार है, और नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। तो समस्थानिक के तो ये हो गया। कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में 2 और दूसरे में 4, तो ये हो गया। अब संभारिक का हम लिखेंगे, तो पहले परिभाषा लिखेंगे, वह तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। जैसे ऑर्गन का 40 और ये 40 समान है, ये अलग अलग है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ऑर्गन का देखिए 18 है, पहले में 2, दूसरे में 8 और आखिरी में 8। ठीक है, और कैल्शियम का देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 2, तो ये 20 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको